राष्ट्रीय आंदोलन इकाई संख्या 6 1905 से लेकर के 1918 का टाइम। इसमें है 3 अध्याय। उग्र राष्ट्रवाद का युग और क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण और प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो अध्याय 12, 13 और 14 ये 3 अध्याय इसमें शामिल हैं। 12 का नाम है उग्र राष्ट्रवाद का युग, 1905 से 1909 के समय का है और 1909 से ठीक 2 साल पहले, ये लगभग 1907 से शुरू हो जाता है दूसरा चरण, जिसको कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। 1907 से 1917 10 साल की अवधि तक चलता है। और प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर ये 1914 से 1918 का टाइम है। तो 1905 से 1918 का टाइम जो है ये 3 पाठों में विभाजित हैं। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। अध्याय संख्या 12 हम पढ़ रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद का युग। उग्र राष्ट्रवाद का युग जो है 1905 से 1909 की समयावधि है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, विशेषतया 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ और 1905 आते आते ये अपने पूर्णता का स्वरूप धारण कर लेता है। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण कांग्रेस की अनुनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो शासन में मनमानी करते रहे वे। इसके परिणाम स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से न्यायपूर्ण संघर्ष से मिलेगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों को विश्वास उठ गया। संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने को जिस भावना का जन्म हुआ उसे उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए जिससे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। ये दल उग्रवादी कहलाया। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं। वो तत्व थे अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, पहला कारण। दूसरा जो इसमें कारक हैं वो हैं आत्मविश्वास या आत्मसम्मान में वृद्धि। तीसरा शिक्षा का होना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा इसके साथ, और बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों से और जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व होने से और एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव होने से भी उग्रवाद को बढ़ावा मिला। तो सबसे पहला जो कारण है वो है अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों पर मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण की नीति ने देश में विपन्नता के घर पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों से 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग जो हैं काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में ही हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जन धन को अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में भारत सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों को महसूस किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार देने की उपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लाने की कुत्सित प्रयास कर रही है। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों को अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकार जो है वो भी वापस लेने की कुत्सित प्रयास कर रही हैं। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों और अधिकारियों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। अब कौन सी घटनाओं ने उत्प्रेरक का कार्य किया, ध्यान दीजिएगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ये कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं के बिना मुकदमा देश से निर्वासित कर देने के कारण भी और तिलक और अन्य नेताओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास में डाल देने के कारण भी 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित किया जाना और विस्तृत किया जाना और एक नई धारा 156A जोड़ दिया जाना जो है कारण बना। इसके अलावा 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना। इसके अलावा 1904 में कार्यालय गोपनीयता एक्ट यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन 1904 में। इसके अलावा 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार यानी वीटो दिया गया। ये सब कारण रहे। ब्रिटिश सरकार के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाकर विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तीसरे कारक की, तो वो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई।
तिलक, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। धीरे धीरे ये धारणा बलवती होने लगी। जन साधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगला कारण है शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक और भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे, उनमें जागृति आई, दूसरी ओर में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के कारण उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया और धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने की और उग्रवाद की ओर झुकने लगे। क्योंकि भारतीयों का ये नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण पश्चिमी शिक्षा के कारण वहाँ के राष्ट्रवाद, जनतंत्र और आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था। फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के पश्चात जापान विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1868 के पश्चात जापान, इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय इटली की सेना की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं पर गंभीर क्षति पहुंचाने वाले युद्ध, बोहर युद्ध और 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। बोहर युद्ध 1899 से 1902 के मध्य हुआ और 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्शिया और चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या है कि नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता न रह सका। इससे भारतीय संस्कृति की पाश्चात्यकरण संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय और वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया और भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत की गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति की समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इसके प्रयासों से भारतीयों की ये भावना दूर होगी कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। एक कारण उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष भी हैं। तरुण जो भी थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से पहले 1520 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना, शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति से तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ भी इसमें एक प्रमुख कारण थी। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल भूलों और आयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई इसकी, और कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों जैसे कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम से भारतीय खिन्न हो गई। 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का संतोष चरम सीमा पर पहुंचा। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कर्जन के इन कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मंशा भी स्पष्ट उजागर हो गई। इसके अलावा एक कारण है जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व। 20वीं सदी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों और आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय पंजाब से ये प्रमुख थे। इन उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तेलुग ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठी में उन्होंने केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की ओर शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा
के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। देखिए कि विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। तीसरा, राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी। चौथा, निडरता, आत्मत्याग और आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीयों में अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा से दूर करने के लिए भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। इसके अलावा एक कारण जो प्रमुख रहा वो है प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव का क्या मतलब है? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना संभव है। ठीक, और सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का उभेद हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी और भारतीयों को नई ऊर्जा शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान में जोड़ दिया उन्होंने, ऊर्जा और शक्ति को। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था। योग्य नेतृत्व जो है, उस योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। अब हम समझते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्या है। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन के विरोध से प्रारंभ हुआ। मतलब ये है कि लोगों को विभाजित करने के लिए जो बंगाल विभाजन किया गया था उसके विरोध में। अब हम समझते हैं लोगों को विभाजित करने तो बंगाल विभाजन का मतलब क्या है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन द्वारा सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध फलस्वरूप चलाया गया था। ये बंग का प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी, दिसंबर 1903 में। और इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी 78 मिलियन के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना कठिन हो गया है, इसलिए विभाजन किया जाए। यद्यपि ये सरकार की परिभाषा जो तर्क जो है कुछ हद तक सही भी हैं, मतलब कुछ सीमा तक ये तर्क सही है, किंतु सरकार की वास्तविक मंशा ये नहीं थी, कुछ और ही थी। इसका उद्देश्य था बंगाल को दुर्बल बनाना, क्योंकि उस समय बंगाल जो है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित किया गया, एक तो भाषा के आधार पर, एक धार्मिक आधार पर। भाषा के आधार पर कैसे किया? देखिए, भाषा के आधार पर विभाजित करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि बंगाल भाषाभाषी बंगाल में जो है अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे और हिंदी उड़िया और बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। ठीक, और धर्म के आधार पर देखिए तो पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ हिंदुओं की संख्या लगभग 5,40,00,000 थी। धर्म के आधार पर तो 4,20,00,000 जिसमें से हिंदू थे, मतलब 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 जो हैं वो पश्चिमी बंगाल में हिंदू थे। और पूर्वी बंगाल की बात करें तो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ पर कुल आबादी 3,10,00,000 में से मुसलमानों की संख्या 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी बन सकता है और इससे मुसलमानों को एकता बढ़ेगी जो मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय को स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अब हम समझते हैं उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। 1903 से 1905 में के दौरान उदारवादी जिन्हें बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र राय जैसे प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए। हेतुवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे पत्रों, कौन कौन से बंगाली पत्रों? हेतुवादी, संजीवनी और बंगाली पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत में इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध के स्वर की उपेक्षा करते हुए भी सरकार ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 कल का दिन जो आने वाला है, आज है 6 अगस्त 2023 और 1905 के इस टाइम को कितना समय हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 2023 को, तो वो देखिएगा आप। इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया और लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों, इसके अलावा लिवरपूल के बने का नमक का आविष्कार करने का आग्रह किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से लागू किया गया। 16 अक्टूबर, ठीक है।
आंदोलनकारियों ने ये दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रख के गंगा स्नान किया, नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य गीत बन गया। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे को हाथों में राखियां बांधी। इस दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः अब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाए और 50,000 रुपये एकत्र कर लिए। शीघ्र ये विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकल करके जो है भारत के अन्य भागों में फैल गया। पूना एवं मुंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। बात करते हैं कांग्रेस की स्थिति। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला तो यह था कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की। दूसरा, बंग भंग के विरोध में अभियान और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल के बाहर पूरे देश में हो और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्र संघर्ष में चला जाए, जिससे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। किंतु इस समय कांग्रेस के धर्मपंथियों को प्रभुत्व था और बंगाल विभाग चले जाने के पक्ष में थे नहीं। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस पारित 1906 में किया गया और ये कलकत्ता में हुआ। तो कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य हैं, ये पारित किया गया। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद धीरे धीरे बढ़ते गए। उसकी चरम परिणति जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान और अन्य तात्कालिक परिस्थितियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अब हम समझते हैं उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन। 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधाराओं वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इनके प्रमुख 3 कारण थे। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, इस वजह से। दूसरा, उदारवादियों के संवैधानिक रूप से उग्रवादी असहमत थे। तीसरा, सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया, तो ये कारण था। ठीक, इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम गीत गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी कार्यकर्ताओं को दंड में कारावास की सजा दी गई, अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, नेताओं को निर्वाचन की सजा सुनाई गई, प्रेस का दमन किया गया, तो ये सब कारण थे। अब हम समझते हैं उग्रवादियों का कार्यक्रम। कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी में नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति का अपने प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ था वह शासन पद्धति जो स्वशासित उपनिवेशों से प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने चुनौती में रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई। तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यावहारिक रूप देने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया। विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु विभिन्न समितियां बनाई गई। नेताओं ने लोगों से स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरविंद घोष ने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो। उन्होंने आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे आए। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया और नारा दिया। क्या नारा दिया, ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया, क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा। अरविंद ने क्या बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, अरविंद घोष ने ऐसा कहा उग्रवादियों में। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता अवधारणा को राजनीतिक का मुख्य लक्ष्य बना लिया। अब समझते हैं संघर्ष का नया स्वरूप। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं और रुख को एक नए आयाम से जोड़ दिया। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया और धर्मपंथियों की अवधारणाओं को पूर्णतया नकार दिया। इस तरह के अभियान के तहत संघर्ष को जो विभिन्न तरीके अपनाए गए उनमें इस प्रकार थे। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक, चीनी बहिष्कार किया जाना, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर धार्मिक विवाह समारोह पर बहिष्कार हेतु ब्राह्मणों से अपील करना, धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना,
आदि कार्यक्रम शामिल थे। इस कार्यक्रम का अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इससे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन हुए। तो जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन कैसे देखिए, ये दोनों माध्यम जो हैं इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए। जनसभाएं हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और जनसंख्या के काफ़ी हिस्से ने इससे सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों और समितियों का गठन। इस अभियान में समितियों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त और लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। बारिशल एक जगह है, वहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति, बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। इसके अलावा तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जो है उसमें वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर के स्वदेशी संगम का गठन किया। तमिलनाडु तिरुनेलवेली में स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसे स्थानीय जनमानस को उद्वेलित किया और प्रेरित किया। इस समितियों का जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया गया। समिति द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यकर्ताओं का नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग और नए स्कूलों की स्थापना, स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण देना इत्यादि प्रमुख थे। इसके अलावा परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों को जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग किया गया। मतलब यह है कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग जो है जन आधार बढ़ाने और राजनीतिक चेतना के प्रसार में किया। उदाहरणार्थ तिलक का एक गणपति और शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख माध्यम बन गया। तिलक जो है उन्होंने गणपति एवं शिवाजी ये दो नाम से उत्सव जो है बंगाल तक भी फैलाया। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्य शालाओं का भी प्रयोग इसी अभियान के लिए किया गया। अब हम समझते हैं आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर बल। इस भावना के प्रसार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विश्वास की भावना में बल मिला। गांवों में सामाजिक और आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके अलावा इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम अभियान चलाए गए, जिसमें जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का रोक, मद्य निषेध पर इत्यादि पर थे। इसके अलावा स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। शीघ्र ही देश के अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 को, ठीक, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जापान भेजने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस की फैक्ट्रियाँ, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गईं। वीओ चिदम्बरम पिल्लई को तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाज रानी उद्यम जो हैं उन्होंने तूतीकोरिन में वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो हैं उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस समय भारतीयों में व्यापारिक इस कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। इसके अलावा एक कारण है सांस्कृतिक जगत में प्रभाव। इस काल में महान राष्ट्रवादियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, इसके अलावा मुकुंद दास, इसके अलावा सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं और गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गई अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी और बांग्लादेश ने इस राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया। मुगल एवं अजंता और राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल नंदलाल बोस को हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों के अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिससे न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। जन सहभागिता का दायरा देखते हैं। अब जन सहभागिता के दायरा में विद्यार्थी, महिलाएं, मुस्लिम सब शामिल थे।
तो एक एक करके सबको समझते हैं। जन सहभागिता के दायरे में सबसे पहले विद्यार्थियों को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़े संख्या में भारत छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार के रूप में अपनाया, बहिष्कार संबंधी धरनों प्रदर्शनों पर अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी जो है बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण में गुंटूर, इसके अलावा मद्रास, स्लेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, किंतु उन्होंने सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थानों के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता और छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों से अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु बावजूद भी छात्रों को उत्साह कम नहीं हुआ, वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बात करें महिलाओं की, तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि घर की चारदीवारी में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्गीय महिलाएं जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने लगी और महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं, विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। कालांतर में उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें मुस्लिमों की, तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी मौलाना आज़ाद के नाम से उल्लेखनीय है, किंतु उच्च मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्हें बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, घोषित किया कि इससे मुस्लिम आबादी बहुल पूर्व बंगाल का एक नया राज्य प्राप्त होगा। सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जो हैं जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को सरकार ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आह्वान किए जाने पर नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति ने भी मुस्लिमों के इस आंदोलन को बाहर रखने का प्रयास किया। बात करते हैं श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ की। श्रमिक असंतोष और व्यापार संघ। श्रमिक असंतोष क्या कांड बना देगा उग्रवाद में। प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि, नस्लीय अपमान, प्राधान्यतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों के मुद्दों पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बर्न कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया। तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना की गई। सरकारी छापाखानों में उग्र हड़ताल के बीच में 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना की गई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना की गई। 1905 से 1908 के बीच में पटसन कारखानों में प्राय हड़तालें होती रही, जिससे विभिन्न समयों पर 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा, चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों में हड़तालें का नेतृत्व किया। रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रागार और रेलवे कर्मी लाला दत्त राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मी थे ये लाला दत्त राय और अजीत सिंह। हालांकि 1908 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः समाप्त हो गई। ये रुचि 1919 से 1922 के पहले फिर कभी उत्पन्न नहीं हुई। 1908 में ये समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक न हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों और कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों और आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया रेलवे ने भी हड़तालें आयोजित की गई, किंतु आंदोलन मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई और उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रही। सरकार के सहयोग से वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग जो अंग्रेजों ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में विफल करने का किया। अब हम समझते हैं आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू देखें तो बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन के राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आंदोलन जन आधार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों को उद्गार व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, इसकी सहायता से उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं बंगाल विभाजन का वापस लोप हो गया। क्रांतिकारी आतंकवाद से क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमान काफ़ी आघात हुआ। बंगाल विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने राजधानी कलकत्ता से बदल करके 1911 में दिल्ली लिया है।
जो मुस्लिम संस्कृति के प्रमुख केंद्र था, किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया और बंगाल तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से पृथक 1911 में किया गया। अब हम समझते हैं स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन। स्वदेशी आंदोलन की असफलता, सबसे पहले मूल्यांकन देंगे तो असफलता देखेंगे। 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद यद्यपि चरम भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था। इससे कई कारण थे ठंडा पड़ने के पीछे 1908 तक। पहला कारण, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रूप अपनाया, पहला कारण ये। दूसरा, आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों जैसे असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधारों, सृजनात्मक कार्यों के लिए इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन ने इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दी, मतलब देने में असफल रहा। इसके अलावा असफलता का एक कारण है, आंदोलन आगे चलकर नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या निर्वासित कर दिए गए या मतलब कोई न कोई वजह रह गई। इस समय अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया उन्होंने। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 में सूरत के अधिवेशन में विभाजन हुई और इससे भी भारी आघात पहुंचा। यद्यपि आंदोलन जन सामान्य शक्ति की ओर से उबारने का कार्य किया, किंतु इस शक्ति ऊर्जा को संगठित करने में व सही स्वरूप दे देने में सफल नहीं हो सका। एक कारण है, आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पहचान नहीं बना सका। ये उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों और किसानों को प्रभावित करने के लिए पूर्णतः असफल साबित हुआ। इसके अलावा एक कारण है, असहयोग और सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत के रूप में ही रहे, ज़्यादा व्यावहारिक रूप नहीं ले सके। इसके अलावा बिना किसी सुनिश्चित योजना और कार्यप्रणीति किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। संभवतः इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति रह गई। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, हालांकि असफल हुआ लेकिन सिद्ध हुआ। अब किस तरह से आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, ये समझते हैं। यद्यपि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। देश प्रेम में राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिलती। यह आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने में अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों यथा छात्रों, महिलाओं, कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी अतिवाद से प्रारंभिक समाजवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद और याचिका और प्रार्थना पत्रों के असहयोग और सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान, उद्योग जगत में भी इसका प्रभाव पड़ा। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूटी और वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया। इसके अलावा आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों और स्वतंत्रता संघर्ष को भावी राजनीतिक तय करने में सहायता मिली। बात करते हैं उदारवादियों की कार्यपद्धति से उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। उदारवादियों की जो कार्यपद्धति उसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। उदारवादी जो हैं याचिकाओं पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका और अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक और व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम में नीतियों को यथोचित गति प्रदान नहीं कर सके। उनकी ये असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया, उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। जन सहयोग प्राप्त करने में धर्मपंथियों की असफलता से ये बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियाँ भारतीयों में जड़ें नहीं जमा सकी, भारतीयों में जड़ें नहीं जमा सकी। धर्मपंथी अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर सके। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रही तथा उनके नेतृत्व में आंदोलन में कोई खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में भी एकरूपता का अभाव रहा। इनकी कार्यप्रणाली से अहिंसात्मक और वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे। तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज्य मानते थे। किंतु राजनीतिक और सैद्धांतिक स्तर पर ज़्यादा लोगों की सहभागिता बल देने और आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज़्यादा सफल रहे। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार तथा सेवा और त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए सराहनीय कार्य किया, किंतु कहीं कहीं पर अतिवादी संकीर्णता के
भावना के शिकार भी रही। उनकी परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा भी यदा कदा उनमें कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम विरोध, यानी कि इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसका विरोध किया उन्होंने। गणपति और शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और गौवध पर प्रतिबंध करने का समर्थन जैसे कार्यों में उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी की बन गई। और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं का प्रचार किया। इसने कई मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों और नीतियों से उपनिवेशी शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके कार्यों से धर्म राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दूसरे परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। उदारवादी और उग्रवादी और धर्मपंथी जो हैं, इनमें क्या प्रमुख अंतर हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम समझते हैं सूरत विभाजन को। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस सूरत विभाजन हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में दिसंबर में। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस के दो विपरीत विचारधारा को दे था। अब सूरत का रुख करते हैं। चलो, 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष में बनारस में संपन्न हुआ, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अध्यक्ष बने तब हुआ, तो उदारवादियों में उग्रवादियों में मतभेद खुलकर सामने आए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, उसमें मतभेद सामने आ गई। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने धर्मपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल और अन्य देश भागों में विस्तार किया जाए, ताकि अन्य संस्थाओं, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिकाओं, सभाओं इत्यादि से सम्मिलित करे से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, अन्य संस्थाओं को इस बंगाल में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति स्वीकार की जाए, ताकि जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए। ब्रिटिश सरकार के साथ ही असहयोग की नीति का समर्थन नहीं है, अतः ब्रिटिश बीच का रास्ता निकालने हेतु मध्य मार्ग प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगे और क्रांतिकारी आतंकवाद और उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मपंथियों ने इस पद पर हेतु डॉक्टर रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। अंत में दादाभाई नौरोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज्य या स्वशासन को कांग्रेस ने अपना पक्ष घोषित किया। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके बाद में इस विषय पर उदारवादियों उग्रवादियों में बहस छिड़ गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध, शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं और नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों ने प्रस्तावों में ज़्यादा महत्व न मिलने के कारण उन्हें निराशा मिली और धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगे। उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है और स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने का ये उपयुक्त समय है। उनका मत था कि समय आ गया है, ब्रिटिश शासन को आघात पहुंचाया जाए और जड़ से उखड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उदारवादी मतलब काम के नहीं है उदारवादियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि उस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से जोड़ना अनुचित है, क्योंकि उन्हें उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। उदारवादी पर ये विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। धर्मपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते थे। उदारवादी ये अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों से उदारवादियों को पृथक करना है। सरकार ऐसा चाहती है कि इनमें मतभेद हो जाएं, उदारवादी को उपहार देना नहीं था। अतिवादियों ने भी धर्मपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्षों में इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके। भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश में विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। अब समझते हैं विभाजन सुनिश्चित होना। अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर यानी मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए, बाल गंगाधर तिलक या लालपत राय अध्यक्ष चुने जाएं। साथ ही ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो, ठीक, किसी भी हालत में अध्यक्ष तिलक को न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बम्बई के अंतर्गत आता था। उन्होंने रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को लेकर जोरदार मांग की। इस समय दोनों पक्ष अपने
अड़ियल दुर्घटना और किसी भी समझौते की संभावना से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के विभाजन सुनिश्चित हो गया और चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य और स्वशासन की मांग की और स्वैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। अब देखते हैं सरकार द्वारा दमन। इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य विरोधी आंदोलन को चलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए 1907 से 1911 के बीच में। इन कानूनों में राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। मुख्य अधिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में राजद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पितृ केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बंग फेंकने के बारे में लिखा था, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई। तिलक ने लिखा कि यह निस्संदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से ये संभव नहीं है कि देश से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाएं, लेकिन असीमित शक्ति का प्रयोग करने वालों को ये शासकों को ये याद रखना होगा कि मानवता की धैर्य की भी एक सीमा है। कई अखबारों ने लिखा चेताया कि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीयों भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ ये होगा कि स्वराज्य प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। 6 वर्षों के लिए जेल निकाला दे दिया गया। 6 वर्षों के लिए मांडलय जो पड़ता है बर्मा में, मांडलय जेल में भेज दिया गया। इस समय विपिन चंद्र पाल और रणवीर घोष ने भी सक्रिय राजनीतिक संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन आगे जारी रखने में असफल रहे। उग्रवादियों ने आंदोलन में असफलता का मुख्य कारण ये हुआ और उदारवादियों की भी लोकप्रियता भी कम हो गई और युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त होने में वे समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया और दोबारा तेजी 1914 में तिलक जब जेल से रिहा हुए तब हुई। अब सरकार की रणनीति। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख सहयोगात्मक रहा। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद से स्वयं को दूर रखना प्रारंभ कर दिया, जिसका आभास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मिलना प्रारंभ हो गया था। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख जो है यथावत बना रहा और कांग्रेस के प्रति ये रुख जो है, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों में विरुद्ध थी, राष्ट्रवादी और उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया और राष्ट्रवादियों के प्रति उनका दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। सरकार की इस नीति के 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना और दमन के रूप में समझा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई, मतलब अतिवादियों पर जैसे अपनाई वैसे ही उदारवादियों पर अपनाई। इस द्वितीय चरण में सरकार एवं उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई और सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि वे अतिवादियों से स्वयं को अलग रखें। भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करके सरकार जो है अतिवादियों पर दमन का मार्ग करना आसान हो गया उनके लिए, किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बने। दुर्भाग्यवश जब राष्ट्रवादियों में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी और अतिवादी दोनों ही अंग्रेज की रणनीति के शिकार हो गए और सरकार की वास्तविक मंशा नहीं समझ सके। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इस रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी और अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए और उनका मतभेद सूरत डिवीजन में खुलकर सामने आ गया। अब समझते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1906 में अक्टूबर 1900 में आगा खां मिला ठीक वायसराय मिंटो से और पृथक निर्वाचन की मांग की उन्होंने। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि साम्राज्य की सेवा उनके लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकाल उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकाल उल मुल्क ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला ये प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखने के लिए शिक्षा प्रदान की। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए सुधार किया जाना आवश्यक हो गया। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मॉर्ले और भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड चले गए। जॉन मॉर्ले
अब हम समझते हैं मुख्य सुधार। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मॉर्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा कुछ प्रस्तुत सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपयोगों का एक दस्तावेज तैयार किया और मार्ले मिंटो या मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में भारत परिषद अधिनियम के रूप में रूपांतरित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या हुआ देखिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या जो है निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में 60 सदस्य, सुमित सरकार एक व्यक्ति है, उसके अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में 60 और 9 पदेन सभापति होते थे। 69 सदस्यों में से 37 सरकारी होते थे, 32 गैर सरकारी। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद, 27 चुने हुए। 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीवादियों के लिए और 2 सीटें जो है जमींदारों के लिए आरक्षित थी। 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए रखी गई। तो ये देखिए 32 में भी इन्होंने विभाजन कर दिया। 5 नामजद, 27 सदस्य जो हैं निर्वाचन के लिए रखे गए। 27 निर्वाचित सदस्यों में से 8 जो है पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, 4 पूंजीपति ब्रिटिश के लिए और 2 सीटें जो है जमींदारों के लिए आरक्षित और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए अंतर्गत रखी गई थी। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। वे प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं के लिए तुलना में कम रखा गया। इसके अलावा व्यवस्थापिका सभाओं में अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषय में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ मतदान देने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्न पर मतदान देने और साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल और गवर्नर व्यवस्थापिकाओं को प्रस्ताव में ठुकराने का अधिकार उनके पास था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने के लिए व्यवस्था की गई और पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हुए। अब हम समझते हैं सुधार का मूल्यांकन। 1909 के सुधारों से राजनीतिक प्रश्न का कोई हल न हो सकता था, न ही इससे हल निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की सीमित शक्तियों के प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था और उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय में भारत को सीधे अथवा अवश्यम भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहयोग मिलेगी तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 में सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित करने और राष्ट्रवादी दल में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकारी मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उनका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा सा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वो इतनी स्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुमत सी छन्नियों में से छनने की प्रक्रिया थी। कुछ स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, यह सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे। चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनाव करते थे। देखिए कैसे कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे। कुछ लोग स्थानीय निकाय जो चुना गया था वो चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे। चुनाव मंडल चुने गए थे वो चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनाव करते थे और ये प्रांतीय सदस्य जो है वो केंद्रीय परिषद के सदस्यों को चुनाव करते थे। और सुधारों को क्रियान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार विवेकहीन और उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधान मंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भारतीय नेता ही इस अवसर पर वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। सरकार अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच में सही अर्थों का उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को
प्रतिनिधित्व मिला और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 में सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र के सुधार मिले, वास्तविक सुधार के रूप में कुछ भी नहीं मिला। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं मिली। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई और भारतीय सरकार के संबंध में और बदतर हो गई। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा और कुछ और ही मिला। भारतीयों के स्वशासन की मांग और उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा कि मार्लिमेंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अब हम समझते हैं सारांश के रूप में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 9 कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण में पहला कारण था अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान होगी, यानी भारतीयों द्वारा महसूस किया जाने लगा कि ब्रिटिश शासन की स्वरूप शोषणात्मक है और भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। इसके अलावा दूसरा कारण बताया गया कि भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई और उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तीसरा शिक्षा का प्रभाव था। इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई, बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण भारतीयों में अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। इसमें उग्रवाद राष्ट्रवाद की उदय का चौथा कारण बताया जाता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी यूरोपीय अजेयता को मिथक तोड़ दिया। इन घटनाओं का प्रमुख उद्देश्य था एक छोटे देश से जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, और इथियोपिया जो अबिसिनिया जो है उसने इटली को हरा दिया, इटली पर विजय होगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले 2 युद्ध, बोहर युद्ध जो हैं 1899 से 1909 के दौरान, 1899 और 1902 जो 2 युद्ध थे, बोहर का युद्ध, वो युद्ध 1899 से 1902 के तहत 1899 से 1902 के तहत ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोहर युद्ध जो है वो भी एक कारण अंतर्राष्ट्रीय घटना के रूप में रहा। इसके अलावा जापान पर रूस की विजय, जापान की जो है रूस पर विजय 1905 में हुई और विश्व के अनेक देशों के साथ राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन भी सामने आए। तो ये भी जो है राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, इसके अलावा उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899, कलकत्ता गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905, जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा, इसके अलावा एक प्रशिक्षित नेतृत्व मिलने के कारण ही सामने आया। अब हम समझते हैं उग्रवादियों के सिद्धांत। तो ब्रिटिश शासन से घृणा करो, जनसमूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास रखो, स्वराज्य मुख्य लक्ष्य होगा हमारा, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी और आत्म त्याग की भावना में विश्वास रखो, भारतीय संस्कृति और मूल्यों में विश्वास रखो, भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर बनो, इसके अलावा प्रेस और शिक्षा के विकास के पक्षधर बनो। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है। तो बंगाल विभाजन जो है 1903 में सार्वजनिक हुआ, 1905 में लागू किया गया, विरोध में प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा जो है बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए विभाजन किया जा रहा। किंतु सरकार की ये तर्क जो कुछ सीमा तक ठीक था तर्क, किंतु वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल को 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे शेष भाग में बंगाल को रखा गया। पूर्वी बंगाल तथा असम पहले भाग में और दूसरे भाग में बंगाल को रखा गया, शेष बंगाल को। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903 से 1905। उदारवादी बंगाल विभाजन के विरोध में अभियान सक्रिय रूप से भूमेन भाई, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए वे जनसभाओं का आयोजन, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव, इसके अलावा पम्फलेट्स और जन समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। इसके अलावा बंगाल विभाजन के संबंध में उग्रवादियों की गतिविधियां देखें तो बंगाल विभाजन के लिए वे सक्रिय रूप से भूमिका निभाने में उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत, अरविंद घोष। विरोध के तरीके, विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जनसभाओं का आयोजन किया गया, उग्र प्रदर्शन किए गए, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन किया गया, विरोध प्रदर्शन हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों और मेलों का आयोजन किया गया, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पर भाग दिया गया, स्वदेशी भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, भारतीय संगीत और भारतीय चित्रकला को नया आयाम दिया गया, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया, शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और सरकारी सेवाओं को इत्यादि का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण देखिए।
उदारवादियों के नेतृत्व आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना एक कारण यह था। दूसरा, उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। इसके अलावा तीसरा कारण, विरोध अभियान असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियाँ सामने आई। तो ये सब कारण थे। इसके अलावा आंदोलन का सामाजिक आधार देखें तो छात्र, महिलाओं, जमींदारों का एक वर्ग जो है, शहरी निम्न वर्ग तथा साधारण वर्ग जो हैं, जमींदारों का एक वर्ग, छात्र, महिलाएं, शहरी निम्न वर्ग और साधारण वर्ग जो हैं आंदोलन के सामाजिक आधार बने। शहरों एवं कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक ही रहे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आंदोलन के उभरते भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण सरकार की कठोर दमनात्मक कार्यवाहियाँ, प्रभाव, विसंगठन का अभाव और अनुशंसात्मक दिशाहीनता, सभी नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, राष्ट्रवादी नेताओं के आपसी कलह, संकुचित सामाजिक जनाधार इसमें प्रमुख कारण थे बने। आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां देखें तो व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक किसी निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे आंदोलनों को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा दी, उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी हुई, विज्ञान एवं साहित्य क्षेत्र को बढ़ावा मिला। भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। ठीक है, भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 प्रमुख कारण बना। उदारवादी और उग्रवादी देखिए विभाजन हो गया। कांग्रेस सूरत का विभाजन प्रमुख कारण देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे उदारवादी, और केवल विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किए जाने के पक्षधर थे। ठीक, उग्रवादी चाहते थे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन न केवल बंगाल में बल्कि अपितु पूरे भारत के भागों में फैला जाए। विदेशी कपड़ों, शराब के साथ साथ संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिकाओं, सभाओं, सरकारी सेवाओं, नगर निकायों आदि के बहिष्कार का भी मुद्दा शामिल किया जाए। स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु सरकार ने किए गए प्रयास, राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909। केंद्रीय और विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक, इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी अभी भी नामजद बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन करने प्रस्ताव रखे गए। कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने, सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित करना और धर्मपंथी और मुसलमानों को लालच देकर के सरकार के पक्ष में कर दिए। विधान परिषद के सदस्यों को उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। निर्वाचन की पद्धति बहुत स्पष्ट हो गई। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण कैसे प्रारंभ हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण में क्या सामने आया। लेकिन अभी के लिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रमुख विचार। तो लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा? मार्ले ने कहा ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। 1909 के सुधारों के बारे में ऐसा कहा। लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक पत्र के रूप में क्या कहा कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। इसके अलावा मांटफोर्ड रिपोर्ट जो है उसमें क्या कहा गया, 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का हल न हो सकता है और न ही हो सका। इसके बाद अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ने क्या कहा कि उनके चारों ओर राजनीतिक घेरेबंदी कर दी गई है, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया है। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई है जिसका प्रभाव कई वर्षों से हो रहा है। प्रारंभ में ये घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इनके विकसित होने के लिए इतने ही राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। मुंशी ने क्या कहा कि मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। इसके अलावा
बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष के मैं विचार बताऊँ आपको। तो बाल गंगाधर तिलक के विचार थे कि स्वराज्य स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धि और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया है। इसके अलावा अरविंद घोष ने क्या कहा कि स्वराज्य आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वरूप की स्थापना है। ये राष्ट्रीय महानता का सत्युग है। यह राष्ट्र के लिए शिक्षक, पथ प्रदर्शक के समान है। यह आत्म परिपूर्ण भारतीयों के वैदांतिक विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए यही भारत के लिए स्वराज्य हैं जो भारत के लिए आवश्यक हैं।